नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके सहयोग और समर्थन से ही हम जैसे लोगों की पत्रकारिता निष्पक्ष तौर पर चलती है और हम आपके समक्ष इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीतिक विश्लेषण की एक और नई कड़ी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आगामी 20 फरवरी से शुरू होने वाला है और यह सत्र पिछले अन्य सत्रों से कुछ खास होगा। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो कारण यह है कि यह बजट सत्र है। इसमें 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2024-25 वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेंगे। हरियाणा के वित्त मंत्री का प्रभार भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास ही है, इसलिए वो लगातार पिछले 5 वर्षों से बजट पेश कर रहे हैं। यह उनका 5वां बजट होगा मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में। मनोहर लाल द्वारा पेश किया जाने वाला यह 5वां बजट क्या कुछ लेकर आता है, इस पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। विपक्ष इस पर नजरें गड़ाए हुए है। इनमें अगर किसी प्रकार की खामियां बरती जाती हैं, जनहित को लेकर कोई ऐसा विषय है जो अनछुआ रह जाता है, या फिर उस मद में कुछ कम राशि आवंटित की जाती है, या फिर कुछ नई योजनाएं इस प्रकार की लाई जाती हैं जिससे कि जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है, उस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो यह एक पहला विषय है जिसके कारण से यह सत्र खास होने वाला है। दूसरा, मेरी नज़र में लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, इसलिए सरकार पर और विपक्ष पर भी जनता के सामने स्वयं को सक्रिय दिखाने का जो दबाव है वो काफी कुछ बढ़ चला है। मुझे उम्मीद है कि आगामी अप्रैल या फिर मई, अप्रैल इंड या मई की शुरुआत में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जैसा कि संकेत निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार दिया जा रहा है। तो इसको लेकर विपक्ष भी अब सरकार पर हमलावर हो चला है और सरकार भी लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रही है जनहित के मुद्दों को लेकर, चाहे वह लाभार्थियों से बातचीत करने की बात हो, सीधा संपर्क साधने की बात हो, वोटरों के अलग अलग विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद स्थापित करने की बात हो, या उनके अपीजमेंट करने की बात हो, या फिर उनसे संबंधित जो विषय हैं उसको एड्रेस करने की बात हो, तो सरकार काफी सक्रिय हो चली है। दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका चूकना नहीं चाहता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और कांग्रेस विधायक दल के भी नेता हैं, उनकी ओर से लगातार मनोहर लाल सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। कई प्रकार के विषय लगातार उठाए जा रहे हैं और इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि हरियाणा विधानसभा में हंगामा बरपेगा। उसका कारण है कि उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो संकेत 1-2 दिन पहले दिया है अपने विधायकों की बैठक के बाद कि विधानसभा में इस बार भी कई स्थगन प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कई लाए जा सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिसका चयन उन्होंने विधायकों को, अपने पार्टी के विधायकों को करने के लिए कहा है, जिसको लेकर वो एडजॉर्नमेंट मोशन विधानसभा में ला सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉलिंग अटेंशन मोशन जिसे कहा जाता है, वो ला सकते हैं। अगर आपको याद हो, पिछली बार भी विधानसभा में विपक्ष की ओर से कॉलिंग अटेंशन मोशंस लाए गए थे। हालांकि कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उसे स्वीकार नहीं किया था और उसे कॉलिंग अटेंशन मोशन में तब्दील कर दिया था। इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में, बल्कि यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के बीच में काफी हॉट टॉक की स्थिति भी पैदा हो गई थी। तो इसी प्रकार का जलवा, इसी प्रकार का
दृश्य इस बार भी हरियाणा विधानसभा में आपको देखने को मिल सकता है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिन पूर्व ही अपने पार्टी के विधायकों की बैठक की और उसमें रणनीति को उन्होंने अंजाम दिया है और उन्होंने संकेत दिया है कि अपने विधायकों को उन्होंने कॉलिंग अटेंशन के लिए उन विषयों का चयन करने के लिए कहा है, या फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन का जो नोटिस होता है, जो उसकी समय सीमा होती है, उसके तहत वो नोटिस देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में भेजा जाता है। और एडजॉर्नमेंट मोशन भी देने का की एक प्रक्रिया है, उसको लेकर भी उन्होंने विधायकों को तैयार रहने के लिए कहा है। तो इससे अंदाजा सहज लगाया जा सकता है कि विधानसभा सत्र में इस बार हंगामा काफी देखने को मिल सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार राजनीतिक कुश्तियां आपको उसके एक नए स्वरूप देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष भी जनता के सामने अपने को फोकस्ड करना चाहता है, जबकि सरकार यह साबित करने में लगी हुई है कि पिछला 5 वर्ष उन्होंने जनहित के लिए ही डेडिकेट किया है, उसी मद में वो लगातार काम करते रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर एक जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, ये स्पष्ट तौर पर आपको हरियाणा विधानसभा में देखने को मिलेगी। विपक्ष के नेता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रोजगार निगम में कथित अनियमितता, बेरोजगारी, युवाओं को इजरायल भेजने का मुद्दा, या फिर सरकारी नौकरी में जो भर्ती में कथित भ्रष्टाचार का मामला, घोटाले का मामला, इन सब चीजों को लेकर के विपक्ष हमलावर है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इन विषयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या फिर विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो कार्य स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव यानी एडजॉर्नमेंट मोशन उसे कहा जाता है कि जिसमें अगर विपक्ष की वह मांग मान ली जाती है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, तो फिर विधानसभा में सभी विधायी कार्यों को रोककर यहाँ की प्रश्नकाल भी स्थगित करने की मांग विपक्ष करता है उस वक्त, और सभी कार्यों को स्थगित कर उस विषय पर, जिस विषय पर विपक्ष ने या किसी विधायक ने नोटिस दिया है, उस पर ही चर्चा होगी और उस पर बातचीत होगी विधानसभा में। और कई बार अलग अलग नियम हैं जिसमें कि कई बार चर्चा के बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो वोटिंग कराने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। वह भी सरकार को घेरने का एक तरीका होता है और सरकार को परेशानी में डालने का एक तरीका विपक्ष का होता है। तो यह भी एक बड़ा हथियार है, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता रहा है हरियाणा विधानसभा में कि कार्यस्थगन प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष अस्वीकार करते हैं और उसे कॉलिंग अटेंशन मोशन में तब्दील कर देते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसे आप कहते हैं, यानी उसके माध्यम से कोई भी विधायक जिन्होंने वो नोटिस दिया है, जिन्होंने उन विषय पर नोटिस दिया है, वो अपनी बात प्रमुखता से वहां रख सकता है, सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित कर सकता है विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से। तो ये कॉलिंग अटेंशन और एडजॉर्नमेंट मोशन दो बड़े हथियार हैं, विधायी हथियार हैं विपक्ष के पास, यानी विपक्षी नहीं बल्कि हर विधायक के पास हैं, जिसके माध्यम से वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। तीसरा पहलू है विधानसभा में जो जिसके कारण से मैं कह रहा हूं कि यह सत्र जो है काफी हंगामेदार होने वाला है और खास सभी सत्रों से अलग हटकर होने वाला है, वह है कि कांग्रेस पार्टी यानी विपक्ष ने इस बार तय कर दिया है कि वो दोबारा मनोहर लाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिन पूर्व अपने विधायकों की बैठक के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कि वो मनोहर लाल सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है कि यह सदन सरकार में अब विश्वास नहीं रखता है, ये कहना होता है। हालांकि उसके लिए 15 विधायकों को खड़े होकर सदन में यह आश्वस्ति देनी पड़ती है, यानी बताना पड़ता है विधानसभा अध्यक्ष के सामने कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं, तभी विधानसभा अध्यक्ष उसे स्वीकार करते हैं चर्चा के लिए। और फिर विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से वार्तालाप करके, उनसे विचार विमर्श करके फिर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा
का दिन तय किया जाता है। मैं आपको यह बताता चलूं कि विपक्ष की ओर से यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से हरियाणा विधानसभा में वर्तमान मनोहर लाल सरकार के खिलाफ लाया जाने वाला यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव होगा। यानी 20 मार्च 2021 को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी मनोहर लाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन तब भी इन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। हालांकि इसके पीछे के दो कारण होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जब सरकार बहुमत में हो, फिर अविश्वास प्रस्ताव का अंक गणितीय दृष्टि से कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है और कंफर्टेबल मेजोरिटी होती है पूरी तरह उनके पास। और वो स्थिति आज मनोहर लाल सरकार के पास विधानसभा में है। लेकिन इसके दो दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि राजनीतिक दृष्टिकोण इसका होता है। जब आप अविश्वास प्रस्ताव यानी विपक्ष लाता है विधानसभा में, तो उसके पीछे उनके दो कारण हो सकते हैं। अगर अंकगणित में सरकार कमजोर है तो सरकार को गिराया जा सकता है, उसे हराया जा सकता है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है अगर उन्हें बहुमत वह अपना सिद्ध नहीं कर पाए, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अगर वो अपना बहुमत नहीं दिखा पाए तो। और दूसरा कारण होता है राजनीतिक। तो मेरे नज़र में मैं ऐसा समझता हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण भूपेश सिंह हुड्डा का, कांग्रेस पार्टी का इस वर्तमान परिस्थिति में ज्यादा है, बजाय अंकगणितीय दृष्टि से मनोहर लाल सरकार को हराने की। राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष को इसके बहाने सरकार पर हमला बोलने का एक मौका मिलता है। जनहित से जुड़े मुद्दों को हवा देने की उन्हें उनका भी एक अवसर मिलता है। और लोकसभा चुनाव अप्रैल या मई में है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि लगभग लगभग एक तरह से निर्वाचन आयोग ने सैद्धांतिक निर्णय ये लिया हुआ है। हालांकि यह घोषणा है भरी बाकी है, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। तो अप्रैल मई में होने वाले चुनाव को लेकर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरा दारोमदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने संभाला हुआ है। तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वो कब्जा जमाएं, क्योंकि पिछली बार 2019 मई में हुए चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई थी। यहां तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं सोनीपत सीट से हार गए थे और उनके सुपुत्र रोहतक सीट से, जो उनका मजबूत किला माना जाता है हुड्डा परिवार का, वहां से उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हार गए थे वो चुनाव। तो ऐसे में उनके उनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इन इन सीटों पर कब्जा जमाएं या पुनर्स्थापित पार्टी को इस प्रदेश में करें। हालांकि विधानसभा चुनाव अक्टूबर 2019 में हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था कंपैरेटिवली, लेकिन लोकसभा में उनकी हालत बड़ी खराब हुई थी, जबकि 30 से 31% के आसपास वोट का मार्जिन दोनों के बीच में फासला रहा। इस मामले पर मैं पहले ही एक दिन पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का केवल और केवल एकमात्र राजनीतिक दृष्टिकोण है कि वो सरकार को घेरना चाहते हैं। इसके बहाने वो सरकार, जो मनोहर लाल सरकार वर्तमान में गठबंधन की सरकार है, उनके साथ जेजेपी गठबंधन में है। जेजेपी के 10 विधायक हैं और उन विधायकों में कई बार अंतर विरोध देखने को मिलता रहता है। कुछ खबरें इस प्रकार की मीडिया में आती रहती हैं, उनके विधायकों में आपस में नेता के साथ तालमेल ठीक नहीं होता है। यही कारण है कि 20 मार्च 2021 में भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया था, तब भी उनको यही उनकी संभावना दिखती थी, उनको आसार दिखते थे कि जेजेपी में टूट हो सकती है और ये सरकार गिर सकती है। लेकिन मनोहर लाल सरकार को बहुमत मिला और वो बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से बची रही, लगातार 4.5 वर्षों से काम कर रही है और दूसरी बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। इस बार कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है कि जेजेपी उनसे अलग हो, क्योंकि सिर पर लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कोई भी जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। कोई विधायक भी इस प्रकार का कदम उठाने की कोशिश में नहीं, ऐसा लगता है। इस प्रकार के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो बहरहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनता की नजर में कांग्रेस को फोकस करना चाहते हैं। अपनी सक्रिय भूमिका को रखते हुए विधानसभा में वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यह साबित करना चाहते हैं
कि वो जनहित के मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं, चाहे वो 4.5 वर्षों तक साइलेंट रहे हों, लेकिन अभी विधानसभा में इस प्रकार की चीजें लाकर हरियाणा की जनता का ध्यान वो आकर्षित करना चाहते हैं, बजाय सरकार का ध्यान आकर्षित करने के। इससे गठबंधन की जो सरकार चल रही है उसको वो एक तरह से हिलाना चाहते हैं, जोल्ट देना चाहते हैं, थोड़ा झटका देना चाहते हैं। हालांकि इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी ये स्पष्ट जल्दी ही हो जाएगा, जब वो विश्वास प्रस्ताव आएगा और उस पर चर्चा होगी और उस पर जब मतदान कराने की स्थिति पैदा होगी तब बिल्कुल यह स्पष्ट हो जाएगा। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछली बार भी, जब इस बार जब गठबंधन की सरकार बनी थी, यानी चुनाव हुआ था जब 2019 में, अक्टूबर 2019 में, 24 अक्टूबर 2019 को इसका परिणाम आया था, तब उन्होंने जेजेपी जिन्होंने 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था, उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, यानी कुल सभी विपक्ष को मिला करके सरकार बनाने का न्योता दिया था, उनको उनको इस प्रकार की पेशकश की थी। लेकिन जेजेपी ने शुरुआती दौर में थोड़ा झुकाव दिखाने के बावजूद अचानक ही पाला बदला और भाजपा के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया था। तब से यह सरकार चल रही है और बीच में जिग जैग कई बार देखने को मिलते हैं, बयानबाजी दोनों दलों के बीच में, गठबंधन के दोनों दलों के बीच में बयानबाजी होती है, लेकिन फिर एक रास्ते पर दोनों चलते रहते हैं और अब तक लगभग ठीक ठाक ये सरकार चल रही है। जनहित के मुद्दों को लेकर सक्रिय भी रहती है काफी प्रभावी तरीके से। खासकर दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं जेजेपी कोटे से, उनकी भूमिका भी बड़ी प्रभावी रहती है। उनके पास कई ऐसे विभाग हैं जो बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी परेशान हैं कि लगभग 4.5 साल निकल चुके हैं, लेकिन जेजेपी और बीजेपी के बीच में जो जिगजैग कभी देखने को मिलता है, थोड़ी थोड़ी तकरार देखने को मिलती है, वो टूट के कगार तक नहीं पहुंची है। ऐसा क्यों? ये उनके लिए बड़ा परेशानी का कारण है। ये भी उनके लिए एक चुनौती है कि आखिर जेजेपी को भाजपा से वो किसी भी तरीके से अलग नहीं कर पाए। तो ये अब एक उनका एक अंतिम दाव होगा लोकसभा चुनाव से पहले। और अक्टूबर 2024 में विधानसभा का चुनाव भी संभावित है, क्योंकि तब समय सीमा समाप्त हो जाएगी, विधानसभा की कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो उससे पहले वो चाहते हैं कि किसी तरह से भाजपा को कमजोर किया जाए, यानी इस गठबंधन को तोड़ा जाए। तो इसके लिए भी उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव जैसे हथियार का उपयोग करने की सोची है, मैं ऐसा मानता हूं। लेकिन जेजेपी नेता, मुझे अभी अभी कोई ऐसा संकेत नहीं दिखता है जिससे ये कहा जा सके कि भाजपा और जेजेपी दोनों के बीच में कोई टूट की स्थिति बन सकती है। दो पार्टियों में से किसी के भी नेता इस समय जोखिम उठाने की हालात में नहीं है। तालमेल ठीक चल रहा है, ऐसा लग रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस मामले पर जेजेपी में कुछ विधायक, अभी भी एक दो विधायक ऐसे हैं जो कई बार अपने सुर अपनी पार्टी से, अपने नेता से अलग दिखाते हैं विधानसभा में। पिछले शीतकालीन सत्र में भी दो विधायक हैं जिन्होंने कुछ बातें ऐसी की थी जिससे कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, उनके लिए यह नागवार गुजरता है। कई बार भाजपा और जेजेपी गठबंधन सरकार के लिए भी वह एक तरह से परेशानी का कारण बन जाता है। तो संभव है उसे और स्टिमुलेट करने के लिए, उसे उत्तेजित करने की दृष्टि से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह चाल चलने की सोची है। और आगे इसके अलावे अंक गणितीय जो दृष्टिकोण है उसमें मनोहर लाल सरकार कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत है। मैं आपको उसके उसकी जो अंक गणितीय स्थिति है उसके बारे में भी आपको थोड़ा आकलन आपके सामने रखता हूं कि विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और अक्टूबर 2019 में, यानी 24 अक्टूबर 2019 के आसपास जो परिणाम आया था, तो तब भाजपा को 40 सीटें मिली थी। और हरियाणा लोकहित पार्टी जो गोपाल कांडा हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी के नाम से है, वो केवल 1 सीट पर विजयी हुई थी। निर्दलीय 7 सीटों पर विजयी हुए थे और कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी। उसके बाद इनेलो जो इंडियन नेशनल लोकदल है, उनको भी 1 सीट पर कामयाबी उस वक्त मिली थी। और जेजेपी जो भाजपा के साथ गठबंधन में है, 10 सीटों पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की थी। तो ऐसे में उस वक्त कुल 46
विधायक चाहिए कंफर्टेबल मेजोरिटी की दृष्टि से सरकार बनाने के लिए, तो 46 तो आसानी से उनके पास पहुंच गया, क्योंकि 40 भाजपा के पास और 10 जेजेपी के पास। इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया, एक विधायक हैं, और निर्दलीय के भी 2 विधायक उनके साथ, सॉरी 5 विधायक उनके साथ चले गए थे। तो ऐसे में उनको दिक्कत सरकार चलाने में नहीं आई, और अभी भी लगभग वही स्थिति बनी हुई है। यानी एनडीए के पास कुल 57 सीटें और कांग्रेस के पास 30, क्योंकि एक सीट उनकी खाली हुई जो बाद में उपचुनाव हुआ और उस पर फिर भाजपा ने कब्जा जमा लिया। तो कुल मिलाकर उनके पास आज 41 सीटें हैं। तो इनेलो 1 है और निर्दलीय 2 हैं, यानी कुल मिलाकर 33 सीटें विपक्ष में हैं। तो ऐसे ही स्थिति एकदम स्पष्ट है विधानसभा में कि किसी भी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लाने के बावजूद मनोहर लाल सरकार को गिराने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। विधानसभा में सरकार बनाए रखने के लिए जादुई आंकड़ा 46 है, और यानी 46 विधायकों की जरूरत होती है सरकार चलाने की दृष्टि से। तो ऐसे में जब 57 सीट उनके पास है, 57 विधायक उनके पक्ष में है मुख्यमंत्री सहित, तो फिर सरकार गिरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए मेरा मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल सरकार को घेरने और जनता की नजर में अपने को फोकस्ड करने के लिए ही ये लाया गया है। यह विपक्ष का विधायी अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे समय जब सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने चला है, यानी 4.5 साल के आसपास लगभग होने चला है, ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ भी शायद विधानसभा का चुनाव हो सकता है। हालांकि इस प्रकार के संकेत, ऐसी कोई पुष्टि सरकार की ओर से नहीं की गई है। मुख्यमंत्री लगातार थोड़ा द्विअर्थी बात इस पर करते रहे हैं। जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि चुनाव कब होगा, तो वो कहते हैं कि लोकसभा के साथ भी हो सकता है, लोकसभा के बाद भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। हाँ, हम जैसे पत्रकार ये आकलन जरूर लगाते हैं कि सरकार के कदम किस दिशा में जा रहे हैं, तो उससे कुछ संकेत हम लोग भांपते हैं। तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि मनोहर लाल सरकार समय से पूर्व विधानसभा चुनाव कराना चाहती है। तो यानी लोकसभा चुनाव अलग होंगे और विधानसभा चुनाव अलग होंगे, अब तक के आसार तो ऐसे ही दिख रहे हैं। तो ऐसे समय जब अक्टूबर 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो उससे पहले इस प्रकार अभी 5-6 महीने पहले आप इस प्रकार का कदम विधानसभा में उठा रहे हैं और विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, इसकी प्रासंगिकता अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। इसका औचित्य नहीं दिखता है कि इससे क्या आपको हासिल हो सकता है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि आप इसके माध्यम से जनता के मुद्दों को आप विधानसभा में उठा सकते हैं। तो जनता के मुद्दों को उठाने और सरकार को घेरने के और भी कई तौर तरीके विधानसभा में हैं, विधायिका में हैं, ऐसे प्रावधान हैं। जैसा कि मैं पहले ही कार्यस्थगन प्रस्ताव और आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की चर्चा में आपसे पहले ही कर चुका हूं। तो फिर इस प्रकार के प्रस्ताव एक तरह से राजनीतिक शोशेबाजी है विधानसभा में। मैं ऐसा मानता हूं एक पत्रकार के रूप में। इसका औचित्य, इसकी प्रासंगिकता अभी सवालों के घेरे में है। इसकी कोई आवश्यकता हमें अभी विधायी दृष्टि से नहीं दिखती है कि आप सरकार की सदन का विश्वास सरकार में नहीं रह गया है। ये साबित भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या विपक्ष जो है वो नहीं करने की स्थिति में है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने 10 मार्च 2021 को मनोहरलाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन इस हथियार का उपयोग किया तो गया, लेकिन वो नाकामयाब हुए। उस समय कांग्रेस को जेजेपी के विधायकों से टूट के आसार थे, इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तो कांग्रेस पार्टी ने उन पर डोरे डालने की कोशिश तो बड़ी की थी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि संख्या बल टूटना, 1/3 उनसे टूटना भी चाहिए। अगर 10 विधायक हैं तो 1/3 का मतलब है 3 कम से कम टूटना चाहिए या 4 टूटना चाहिए। लेकिन उतनी संख्या कांग्रेस नहीं जुटा पाई, ऐसा ऐसा लगता है। और इस प्रकार के स्पेकुलेशन उस वक्त बड़ी तेजी से मीडिया में चल रहे थे, तो इसीलिए वो स्थिति पैदा नहीं हुई। और बहरहाल अभी तो बिल्कुल भी वैसे हालात नहीं है, कोई भी विधायक जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब उनका टर्म ही अब 5 से 6 माह बचा है, ऐसे में क्यों अपना राजनीतिक अस्तित्व खतरे में डाले, क्यों अपनी राजनीतिक हत्या वो स्वयं करे। तो इसीलिए ऐसा ऐसा कुछ मुझे इस प्रकार की संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। तो ये थी आज
एक राजनीतिक विश्लेषण की एक नई कड़ी। और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा विधानसभा में होने वाले कुछ इस प्रकार की राजनीतिक घटना और विधायी घटनाओं को लेकर उसके पीछे के आशय को लेकर मैं आपसे ठीक से समझा पाया हूं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। आपसे पुनः गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद जरूरी है। और फिर हम एक नई राजनीतिक विश्लेषण की कड़ी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।